मैं फिर आऊंगा जनरल साहब पास, और जिस तरह अभी मैंने दिखाया आपको कि फिर खुर्रम शहर 4 जो है, जिस तरह का टेस्ट ईरान इस वक्त कर रहा है, और ईरान मिसाइल के लिए जिस तरह से इस वक्त चर्चा में है कि ऐसी ऐसी मिसाइल है कि जिससे खुद इसराइल डरा हुआ है। और फिर बीच में एक बात आई थी मिनी B2 बम्बर, यानी ऐसी मिसाइल जो बंकरों तक को इस बार भेद देगी। इसीलिए वहां पे इसराइल में और डर है। तो अगर ईरान की तैयारी पे बात करें, एक फौजी, और उसमें हम चीन को कहां पाते हैं और रूस को कहां पाते हैं, जबकि अभी हमने देखा कि दोनों ने ड्रिल भी की वहां नेवल जो है फोर्सेस ने। तो इस वक्त अगर हम देखें, खुद हालांकि कल जैसा कि राशिद रिजवी साहब कह रहे थे कि अभी तक ईरान ने ना तो रूस से मदद मांगी है, ना चीन से मदद मांगी है। लेकिन चाहे उसको आप ये डिफेंस एग्रीमेंट कह लें या जो भी कह लें, एक बड़ी डील जो है वो हुई है। तो अभी हम ईरान को मिलिट्रली जो है वो कितना स्ट्रांग पाते हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा, फिरोज बख्त अहमद साहब जो कई बार कहते आए, उनका बयान आज किसी ईरानियन ने कोट किया, एक लड़की ने, उसने कहा कि हमें अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है। जहां तक आप हम पे हमला करने की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल जब आप हम पे हमला करोगे तो हमारे यहाँ तबाही होगी, हम तबाह होंगे, लेकिन तुम भी बचोगे नहीं, तुम भी मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे। ये जो बात वहां पे आई, मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं सिर्फ अभी चूंकि डिफेंस एक्सपर्ट भी है जनरल साहब, की मिलिट्री की सतह पर अगर हम बात करें तो ईरान कितना स्ट्रांग हम मानते हैं जंग की सूरत में। देखिए मुमताज भाई, जो आपने सवाल किया है और जो बाकी हमारे दोनों भाइयों ने भी जो अपनी बातें रखी हैं, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर उठ के एक मिलिट्री जो एक्सपर्ट है उसकी नजर से आपको थोड़ी सी चीजें बतलाना चाहता हूँ। आप देखें, इससे पहले जब इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था, तो उन्होंने 33 नेशंस का एक कोलिशन बनाया था। और उस कोलिशन के अंदर उन्होंने कम से कम, जब उसके बाद ये 2003 में जो हमला किया था, 1.5 लाख फौज तैयार की थी। और उनकी जो बाकी प्लानिंग थी, वो जो इराक है, वो ईरान से, जो मतलब ईरान है वो इराक से कम 4 गुना बड़ा है। और जो ईरान का इलाका है वो हिली टेरेन है, डिफिकल्ट एरिया है। और इराक का इलाका जो था वो ज्यादातर प्लेन इलाका था। उस छोटे इलाके को कंट्रोल करने के लिए, और उस वक्त इराक जो था, अगर आप देखें तो 1991 की जंग के बाद मुसलसल बड़ी पनिशिंग पाबंदियों के अंदर था। और उन सब के बावजूद भी उस वक्त की इराकी कौम ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया था। और एक टाइम ऐसा आया था कि जो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने जिम बेकर ये बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एटॉमिक बम का भी इस्तेमाल करेंगे इराक के अगेंस्ट उस जंग के अंदर। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि जब इराक के पास उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पाबंदियों से वो बिल्कुल घिरा हुआ था, और ऐसी कोई उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने इतनी बहादुरी से मुकाबला किया था उस वक्त में। और इधर आप ईरान की तरफ आप अभी आ जाएं। देखिए, ईरान ने सबसे बड़ी चीज, किसी मुल्क को ताकत देने के लिए वहां की आवाम और उनका पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ये याद रखिए। ये हथियार और ये सारी चीजें बाद में आती हैं। किसी मुल्क के अंदर वहां की जो आवाम है, उसमें अपने मुल्क की इज्जत, उसके वकार के लिए कितना जज्बा है, ये बड़ा मायने रखता है। इसके बाद जो वहां की सरकार है, जो खुद इलेक्ट होके आई है, और वहां के अपने अवाम के जो उनके सेंटिमेंट्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट करती है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी बोल्ड है, ये चीज डिसाइड करती है कि जंग कैसे लड़ी जाएगी। मिलिट्री का रोल बाद में आता है। अब हम मिलिट्री पे आते हैं कि जैसे बहुत सारे साथियों ने हमारे
यहाँ पे खुद कहा कि देखिए उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को अटैक किया गया, उन्हें एलिमिनेट किया गया, मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, साइंटिफिक लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, लेकिन उन सब को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर दिया गया और किसी भी जगह ऐसी कमी नहीं महसूस की गई। तो मेरी नजर में उस 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने अपनी दिफा के अंदर जो जो कमियां महसूस की थी, उन सब को, उस खला को उन्होंने बड़ी तेजी से भरा है। और उसके बाद आज वो जो उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है या उनके जो ड्रोन है, वो दुनिया में बड़े आला किस्म के हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद रूस ने ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया यूक्रेन जंग के अंदर। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितने आला किस्म की है, उसका पता इस बात से लग सकता है। और मेरी नजर में वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां की आवाम की अक्सरियत और वहां की मिलिट्री, वो इस पोजीशन में है कि अगर उनके ऊपर कोई भी हमला होता है तो मेरी नजर में वो उसका भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, जवाब जैसे आप लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमला हो सकता है, वहां हमला, मेरी नजर में जो ईरानियन लीडरशिप है वो बड़ी मेच्योर है। वो जानती है कि दुश्मन के किस कदम का कैसे जवाब देना है, कहाँ पे हमने एस्केलेट करना, कहाँ पे हमने दबाना है। लीडरशिप की ऐसे क्राइसिस टाइम के ऊपर यही एक बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी तक के पिछले क्राइसिस में भी जो 2 साल से ज्यादा जंग चली, उन्होंने अपनी इस हिकमत अमली का प्रूफ दिया कि कब हमने रेस्ट्रेन करना है और कब हमने एस्केलेट करना है। तो मुझे उनकी ये सारी क्वालिटी देख के इस बात पे भरोसा है कि वो लीडरशिप अलर्ट है और जैसा भी उनका मुखालिफ उनके खिलाफ कदम उठाएगा, वो बहुत सोच समझ के उसका जवाब देंगे। एक चीज और आपने पूछी थी कि ईरान, चाइना का और रशिया का क्या रोल होगा। देखिए, रशिया के बड़े गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और ईरान भी पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा था उसकी यूक्रेन जंग के अंदर। और अभी भी जो बहुत सारे हथियार ईरान के पास आ रहे हैं वो रूस से आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरानी फोर्सेस कैपेबल हैं खुद अपने मुल्क का दिफा करने के लिए। ईरान से, रशिया से या चीन से उन्हें फौजें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, अगर मिलिट्री साजो सामान की जरूरत पड़ी, वो जरूर उनसे ले सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह के चाइना के साथ ईरान के इकोनॉमिक रिश्ते कायम हो गए हैं और रूस के साथ दिफाई रिश्ते कायम हो गए हैं, तो ये दोनों मुल्क न सिर्फ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल बल्कि मटेरियल मिलिट्री सपोर्ट भी ईरान को प्रोवाइड करेंगे अगर जंग होती है या ईरान को उसकी जरूरत पड़ती है। अब एक मैं और इम्पोर्टेंट चीज आपके सभी सुनने वालों को ये बतलाना चाहता हूं कि देखिए, 2023 के हमलों से पहले इस खित्ते के अंदर जो पॉलिटिकल या जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसमें अमेरिका वाज द मेन गारंटर ऑफ सिक्योरिटी इन दैट एरिया। ये जितने भी इस मुल्क के, इस खित्ते के मुल्क थे, उन सब का सिक्योरिटी गारंटर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर अमेरिका था। और अगर आप इससे थोड़ा पहले चले जाएं तो उन्होंने एक एक्सिस ऑफ एविल बताई थी, जिसमें उन्होंने 3 मुल्कों को शामिल किया था, ईरान, इराक और सीरिया। तो वो जॉर्ज बुश कहा करते थे कि इस खित्ते में ये 3 एक्सिस ऑफ एविल हैं, इन 3 के अगेंस्ट वो बाकी इस खित्ते के कंट्रीज को सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड किया करते थे। बाद में जब सद्दाम हुसैन हट गए 2003 की जंग के बाद, और उसके अलावा जब रिवॉल्यूशन आया, बगावत हुई सीरिया के अंदर और सीरिया फ्रेगमेंटेड हो गया, वो इस पोजीशन में नहीं रहा कि एक वो मुस्तहकम मुल्क रहे, तो बाद में फिर ईरान रह गया। तो उन्होंने फिर ये सिक्योरिटी अम्ब्रेला उस खित्ते के लोगों को प्रोवाइड किया, पोज करते हुए कि ईरान आप लोगों के लिए थ्रेट है। तो ये उनकी पॉलिसी वहां पे चल रही थी। लेकिन इस 2 साला जंग के बाद न सिर्फ इजरायली मिलिट्री एक्सपोज हुई है, बल्कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन सारे मुल्कों को गारंटी देता था वो भी एक्सपोज हो गया है।
और इस खित्ते के मुल्क के जितने भी हैं उन्हें अब ये अंदाजा हुआ है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब जब उन्हें ये एहसास हो गया है तो अब वो अपनी सिक्योरिटी के ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढ रहे हैं। और उस ऑल्टरनेट रास्ते जो वो ढूंढ रहे हैं उसमें एक रास्ता उन सब की समझ में ये आ रहा है कि भाई हम इस खित्ते के रहने वाले हैं और हमें आपस में एक दूसरे से अपने रिलेशन सुधारने चाहिए। तो ये जो इस 2 साल की जंग के बाद अमेरिका एक्सपोज हुआ है कि देखिए कतर के साथ उनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। जब कतर के ऊपर हमला किया इसराइल ने तो सारी अमेरिकन फोर्सेस थी वहां पे, उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया ही नहीं। ये उसके बाद से ये रियलाइजेशन हुआ है और फिर अमेरिका की वो पावर नहीं रह गई है कि वो किसी भी बैटल का आउटकम शेप कर सके। पिछली जितने भी 20-25 साल में अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं उन हर जगह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, उन्हें हार के पीछे हटना पड़ा है। वो इराक से निकले, वो अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह शिकस्त खा के निकले हैं। इसके अलावा उन्हें इस खित्ते में न सीरिया में कामयाबी मिली न हुतीस के खिलाफ कामयाबी मिली। उनकी इस जो मिलिट्री पोजीशन कमजोर हुई है उससे ये मुल्कों में चेंजेस आई है। और एक उसमें वो या तो अपना सिक्योरिटी प्रोवाइडर जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान से पैक्ट कर रहा है, उनका न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहता है, बाकी दूसरे मुल्क तुर्की से रिश्ते सुधार रहे हैं, इसी के साथ साथ वो ईरान से भी रिश्ते सुधार रहे हैं। और एक सोच उस खित्ते में ये चल रही है कि भाई हमें आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते सुधार के यहाँ पे अपना बेहतर वो निजाम करना चाहिए। अगर आप उन सब के एक्शन देखेंगे उस मुल्क के जो वो खित्ते के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने फर्मली अमेरिका को नो बोला है। और उन्होंने नो ये इसलिए कहते हुए बोला है क्योंकि उन्हें अब अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला या अमेरिकन कुव्वत के ऊपर एतबार नहीं रहा है। इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भाई हम अपने खित्ते में ऐसी कोई जंग उनमें से जेन्युइनली अब कोई नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अमेरिका या इजराइल अब वो ताकत नहीं है कि ये यहाँ पे पॉलिटिकल या मिलिट्री सिचुएशन चेंज कर सके। तो जब वो चेंज नहीं कर सकते तो हारी हुई पार्टी के साथ कोई नहीं जाना चाहता। एक ये इस खित्ते के अंदर मेरी नजर में ये बड़ी चेंजेस आई है। और मुझे अभी भी नहीं लगता, देखिए जब आप जंग करते हैं तो इतने ढोल नगाड़े बजा के ये सारी बातचीत कर करा के आप नहीं करते। लेकिन अगर वो फिर भी करेंगे तो मैं बहुत ज्यादा कोई बड़ा बोल ना बोलते हुए एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में एक बात कहते हैं कि वो सरप्राइज होंगे। उन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देगा ईरान अगर उन्होंने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की। ये मेरी असेसमेंट है। और ये कि भाई ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा, मैं ये समझता हूं कि वहां की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने अपने सारे ऑप्शन वे करके रखे हुए हैं कि किस तरह का अगर वो कदम उठाता है तो उसका हमने किस तरह से सामना करना है, और इस तरह से वो अपना अगला कदम उठाएंगे। और मुझे फिर भी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ईरान के ऊपर जंग थोपेगा। जी मुमताज भाई। जंग कतई जो है मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन जिस तरह से खौफ अभी भी मिडिल ईस्ट में है लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो, और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं उनको लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान इस बात के लिए मुतमईन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज फिर ऐसी रिपोर्ट आ रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो कुछ बुरा होगा। एक तरीके से थ्रेट किया ईरान को, तो ईरान की तरफ से ये जवाब गया है कि हम आओ, हम तैयार हैं, आओ हम तैयार हैं। तो ये जो चीज आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। इराक के समाचार जो जराए हैं उन्होंने बताया है कि अमेरिकी सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित अल शद्दादी अड्डे को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वे इराक से इरबिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि बड़ी डेवलपमेंट। इससे पहले उन्होंने जो इराक में बेस था उसे
छोड़ दिया था, पूरी तरह से खाली कर दिया। अब इराक का अमेरिकी बेस जो है वो कंट्रोल में है इराकी हुकूमत के। तो ये सिचुएशन बहरहाल आ रही है। यहाँ पे पिछले 24 घंटे में गाजा के अवताल में 27 मृत और वहां के हालात तो खैर खराब ही हैं। मैं उस पे बाद में, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मीटिंग खत्म हो गई है इजराइल में, जो लगातार मीटिंग चल रही है। बहरहाल मैं राशिद रिजवी साहब आप पास आऊंगा और आखिरी कमेंट के लिए कि क्या लग रहा है आपको कि बातचीत जो कल होनी है, क्या बातचीत से वाकई कोई नतीजा निकलेगा? मुझे तो कोई नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक फेस सेविंग अमेरिका किसी न किसी तरीके से चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि हम फिलहाल जो है वो लौट आए। तो फिर अगर लौटना चाहता था तो इतना ढोल नगाड़ा जैसा कि बताया जनरल साहब ने और बजाए गए, हम लोगों ने भी देखा। क्या क्या था फिर इनको हासिल क्या होगा इतना ये सब लेकर के जो तामझाम आए? राशिद साहब। मुमताज भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को वहां पर ला करके हथियारों के साथ फंसा दिया है। और जो कल की बात वहां पर चलने वाली है, कल मीटिंग जो वहां रखी गई है, वो मेरे ख्याल से हमारे टाइम के हिसाब से 10 बजे दिन में है। तो वहां पर बात, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। देखिए, पहले तो ये हमारा तेल अवीव में होने वाला था या अंकारा में होने वाला था। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ओमान में होगा। ओमान क्यों चुना गया, सवाल ये है। और तेल अवीव को क्यों रिजेक्ट किया गया? ऐसा नहीं है कि तेल अवीव में या अंकारा में कोई खतरा था। वहां पर तो आपके इनके विदेश मंत्री जाया ही करते हैं। अरगाची कई बार गए, उन्होंने दौरा किया है। तेल अवीव को भी कॉन्फ्रेंस में लिया अरगाची ने। ये कहा कि हम इसको ओमान में इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे बीच जो बैठक होगी, जगह भी वही होगी, मुद्दे भी वही होंगे जहां से ये बातें रुकी थी। और जो हमला हम पे हुआ उसके बाद से बातें रुक गई। इसीलिए हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी मुद्दे में बात करेंगे। अमेरिका का जो कल थोड़ी देर के लिए विड्रॉल हो गया था कि नहीं, हम इस मुद्दे में बात नहीं करेंगे, वार्ता नहीं हो पाएगी हमारी, अब बीच में ये हुआ, खत्म हो गया। तो उसमें अरब देशों ने बहुत जोर लगाया, इस पे नई बात होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत अगर नहीं होगी तो फिर हमला होगा, हमला होगा तो बर्बादी की वजह है। और अरब देशों के साथ दिक्कत ये है ना कि अगर जंग लंबी खिंच गई तो स्टेट ऑफ हुर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टोटली ब्लॉक हो जाएगी। इनको इसका भी डर है, इनके एयरबेस पे हमला हो जाएगा, कोई बात नहीं, अमेरिका छोड़ चला जाएगा या उसको एयरबेस वापस से रिनोवेट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत है इनका आर्थिक नुकसान, फाइनेंशियल क्राइसिस पे आ जाएंगी ये कंट्री अगर एक साल भी ये वॉर चल गई। और अमेरिका के लिए समंदर में खड़े रह करके एक साल वॉर करना नामुमकिन के बराबर है, इतना आसान नहीं है कि आपके पास जमीन नहीं है और आप लड़ लोगे। अरब देश अगर अपना एयर स्पेस नहीं देंगे तो उनके पास इतनी ताकत भी नहीं है कि हम नहीं देंगे। अमेरिका है जो राष्ट्रपति को उठा सकता है, वो चढ़ के तुम्हारे एयर बेस पर चढ़ के हमला करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मगर अमेरिका को ये पता है कि हम इतना कुछ कर लेंगे, हम एयरबेस को कंट्रोल कर लेंगे, वहां से हमला भी कर देंगे। अगर हम रिजीम नहीं चेंज कर पाए, ईरान के पेट्रोल पे, ईरान के क्रूड ऑयल पे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमारी इतनी मेहनत जाया है, बेकार है। हम क्यों करेंगे इतना? रही बात इजराइल की, इजराइल तो उकसा रहा है कि आप हमला करो, यही सही मौका है, फौरन अटैक कर दो। इजराइल बार बार उकसा रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर सबसे बड़ी खलबली ये है कि इतने बड़े हमले को झेलने के लिए उनके पास शेल्टर नहीं है। वहां जो मीटिंग चल रही है, वहां के जो आपके पॉलिटिशियन है पोजीशन के, वो ये बोल रहे हैं कि चलो जंग चल जाए ठीक है, लेकिन हमारे पास अपने शेल्टर भी नहीं है, हम कहाँ छुपेंगे। दिक्कत तो ये वहां पर है, तैयारी नहीं है जंग के लिए, उकसा रहा है इजराइल। इजराइल उकसा रहा है, अमेरिका बोल रहा है कि हमको तुम पिन पॉइंट लोकेशन दे दो। ये पिन पॉइंट लोकेशन दे नहीं पा रहा है क्योंकि मोसाद के मैक्सिमम एजेंट पकड़े गए हैं, मैक्सिमम।
तो इनको ये लोकेशन मिल नहीं पा रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा कहाँ पर है, इन्होंने कहाँ पर दम करके रखा हुआ है, ताकि हम उस पर हमला करके पहले उसको तबाह कर दें, जिससे कि ईरान सरेंडर हो जाए, ईरान हेल्पलेस हो जाए। तो मुमताज भाई वो उनको लोकेशन भी नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका हिचकिचा रहा है कि अगर हम इस लड़ाई में आगे आ गए तो मेरे पास पीछे जाने का रास्ता नहीं रहेगा, अगर हार गए तो दुनिया में शर्मसार होंगे। अभी तक अभी तक तो वियतनाम के नाम से तो शर्मिंदा होना पड़ता है अमेरिका को, अब ईरान के नाम से भी शर्मिंदगी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी मुमताज भाई। तो ये नहीं चाहता है किसी भी तरीके से जंग को आगे बढ़ाने के लिए, ये चाहता है कि बातचीत से कोई एक ऐसा रास्ता निकले कि हम जो है विजेता वाला झंडा लेके निकले कि हम जीत गए। तो वो रास्ता देखिए कल के बैठक के बाद क्या होता है। और आप बात कर रहे थे चाइना और ईरान और इसका रशिया का स्टैंड क्या रहेगा। देखिए चाइना चाहता है फाइनेंशियली कमजोर करना अमेरिका को, जिस तरीके से रशिया को कमजोर करने की कोशिश यूरोप अमेरिका ने किया था यूक्रेन से भिड़ा करके, कि यूक्रेन से भिड़ा रहेगा रशिया कमजोर हो जाएगा। लेकिन 4-5 साल हो रहे हैं, जंग चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। तो आप ये सोचिए कि ईरान और रशिया फुल सपोर्ट देंगे अपने इंटेलिजेंस का, अपने इक्विपमेंट्स का, हथियारों का, तो आपको क्या लगता है कि 2 महीने में ये जंग ईरान में खत्म हो जाएगी? ये बहुत लंबी चलेगी मुमताज भाई, और अमेरिका उसमें जाना नहीं चाहता। आज की सबसे बड़ी न्यूज 2 थी। एक न्यूज थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 55,000 लोग मारे गए ये रशिया के साथ जंग में, उसके 55,000 सोल्जर मारे गए। अब 55,000 का आंकड़ा बहुत कम नहीं होता है जो वहां की पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, लेकिन अगर 55 इधर इनका है तो रशिया की तरफ क्या होगा। मतलब ये है कि एक आना की लड़ाई के लिए लाखों लोगों की कुर्बानियां हो रही हैं। एक चीज तो ये हुआ। दूसरा, जो रशिया और अमेरिका का न्यूक्लियर बाउंडेशन थी कि कोई इससे ज्यादा न्यूक्लियर बनाएगा नहीं, वो एग्रीमेंट आज खत्म हो रहा है, जिससे सबसे ज्यादा परेशान जापान है, क्योंकि 1945 में जो न्यूक्लियर बम की अजियत झेली है वो सिर्फ जापानियों ने झेली है, हिरोशिमा नागासाकी के लोगों ने। उसमें से जो एक बचे हुए बुजुर्ग थे वो आके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस तरह की चीजें मत करो, हमने वो तबाही का मंजर देखा है, हम वहां से बच के निकले हैं। तो आजकल के लोगों ने तबाही देखी नहीं है, इसलिए हर चैनल पे हर डिबेट पे बस मार दो, उड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हम लोग तो खैर उसके फेवर में नहीं है, हम लोग को नाराजगी तब होती है जब हम लोग इजराइल की गुंडागर्दी देखते हैं कि वो किस तरीके से मासूमों पर हमला कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अरब लोगों को चिढ़ाने के लिए, ईरान को चिढ़ाने के लिए दमन कर रहा है। गाजा के लोगों को देखो मैं मार रहा हूं, तुमको जो करना है कर लो, मैं करना है कर लो। ये असहाय लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मुमताज भाई वक्त बहुत हो चुका है, यहीं पर अपनी बात को हम खत्म करते हैं। ये देखिए चूंकि वक्त हो रहा है और वक्त हो ही चुका है, हम लोग एक्स्ट्रा बात करते हैं क्योंकि मेजर जनरल साहब हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट में मेजर साहब पास आ करके और फिर मैं फिरोज साहब से कहूंगा कि वो दुआ कराएंगे अपनी बात कह के। सिर्फ एक ये कि क्योंकि आज जो बयान अंसारुल्लाह हूती का एक तो ये आया कि हम ईरान के साथ हैं और जरा तभी हमला हुआ तो हम भरपूर जवाब देंगे। तो एक तो ये जो बयान है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कल प्रोटेस्ट वो गाजा की हिमायत में करेंगे। तो ये जो हूती का रोल है कितना इंपॉर्टेंट आप इसे देखते हैं जनरल साहब, अगर 1 मिनट में हमें थोड़ा, क्योंकि कई बार आपने हूती का जिक्र पहले की टॉक में कर चुके हैं जी। देखिए, अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है तो न सिर्फ ईरान बल्कि वो सारे ग्रुप्स, मुजाहमती ग्रुप्स मेरी नजर में
जिन्हें ईरान सपोर्ट करता रहा है, वो किसी न किसी फॉर्म में इस जंग का जवाब देंगे। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो हुतीस। हुतीस ने जिस तरह से दिखाया था कि उन्होंने एक तरह से रेड सी के ऊपर से पूरा कंट्रोल कर लिया था, और पहली बार जो अमेरिकन सुपीरियॉरिटी थी, नेवल सुपीरियॉरिटी, जो वो समुद्र की आजादी गारंटी किया करते थे, वो पहली बार फेल हुए हैं लाल सागर के अंदर, और इसका क्रेडिट हुतीस को जाता है। तो मेरी नजर में हुतीस एक बड़ी कैपेबल फोर्स है, और वो पिछले 10-15 सालों से लड़ते रहे हैं। लड़ते रहने के साथ वो बैटल टेस्टेड हो गए हैं। तो जैसे बीच में आप लोग बात कर रहे थे कि भाई अगर ईरान पे हमला हुआ तो ईरान कैसे जवाब देगा, क्या जवाब देगा, तो मेरी नजर में उसमें जो जवाब वो देंगे, वो हर अपना कदम कैलकुलेट करके उसका जवाब देंगे, और उसके पास जवाब देने के कई सारे ऑप्शन हैं। उन जवाब देने के ऑप्शंस में एक तो ये है कि जो ईरान के आसपास के अरब गल्फ ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका की बेसिस हैं, वो उनको सिस्टमेटिकली निशाना बना सकते हैं। दूसरा, उनके पास ये है कि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट है, वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हुतीज हैं, वो रेड सी के अंदर वो सारा जो नेवल वहां का आने जाने का है, जहाजों की आवागमन, वो रोक सकते हैं। और इसके अलावा अब ईरान के पास ऐसी भी कैपेबिलिटी है कि वो न सिर्फ इजराइल को, बल्कि हो सकता है कि अमेरिका की धरती को भी खुद निशाना बना सके। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज, ये सारे ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं, और कब किस सिचुएशन में क्या जवाब देना है, मेरी नजर में ये उसका जवाब देंगे। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर अमेरिका ईरान पे जंग करके उनकी सरकार बदलना चाहता है, या उनके ऊपर काबू पाना चाहता है, तो उसे अपनी ग्राउंड फोर्सेस ईरान के अंदर भेजनी पड़ेंगी। आज ना ही अमेरिका की फोर्सेस में, ग्राउंड फोर्सेस में, ना ही इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस में, ना ही इनके नेटो एलाइज की फोर्सेस में आज इतनी कुवत है कि वो ईरान के ऊपर जमीनी सेना से हमला कर सके, अपनी फौज वो ईरान के अंदर उतार सके। मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी आज कुवत बची है कि वो अपनी फौज ईरान के अंदर भेज के उसके ऊपर कब्जा कर सके। इसके लिए इन्हें बहुत बड़ी फौज की दरकार होगी। ना इनके पास आज वो मीन्स है, ना आज इनके पास इतने वो मिलिट्री फोर्सेस हैं, और ना ही इनकी टेक्नोलॉजी अब इतनी एज रखती है ईरान के ऊपर। इन 20-25 सालों में जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वेस्टर्न फोर्सेस के और ईरान के बीच, वो काफी तेजी से कम हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे बतलाते हैं, हम जब इन्हें असेस करते हैं, कि ये ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इनमें हुतीज जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जो कि लाल सी को, रेड सी को बंद कर सकता है। तो ये उसका अगर जरूरत पड़ी तो मेरी नजर में वो भरपूर इसका इस्तेमाल करेंगे। जी मुमताज।